मुझे ये भी अच्छा लगा कि इसका जो विषय दिया गया था यूरोपीय आक्रमण कालखंड का भारतीय कला जगत पर प्रभाव। इसलिए कि मैं अक्सर देखता हूँ कि जब भी मुगल आक्रमण की बात होती है तो हम लोग उसको मध्यकाल का बताते हैं, और जब यूरोपीय आक्रमण की बात होती है तो हम लोग उसको आधुनिक काल के रूप में इक्वेट करते हैं, समीकृत करते हैं। है नहीं ऐसा? आप देखिए तो बाबर जो है 1526 में यहाँ आया था और 1530 में मर भी गया। अल्बुकर्क जो है वो गोवा में 1510 में अल्बुकर्क ने जीत दर्ज की थी। तो नहीं कहना चाहिए कि वही समय था, और गोवा में उसने वही सब किया जो मुगल आक्रमण के समय इतने विविध रूप से जिसको बताया जा रहा था वो किया गया। यानी आप देखिए तो 1541 में जो है आदेश जारी हुआ वहाँ गोवा में कि सभी मंदिर जो है नष्ट कर दिए जाए, 1541 का ऑर्डर। फिर 1546 में जो है किंग जेम्स तृतीय ने अपनी डिक्री निकाली और उसमें कहा कि हिंदुइज्म का निषेध किया जाता है, यानी एक धर्म के रूप में ही निषेध था। 1569 में यहाँ से पालन प्रतिवेदन भेजा जाता है गोवा प्रशासकों के द्वारा कि सभी मंदिर जो हैं जला दिए गए हैं, नष्ट कर दिए गए हैं, रेस कर दिए गए हैं। तो इसलिए ये जो मानना कि तथाकथित आधुनिक काल में ही आया, नहीं, वही काल था और वृत्ति भी वही थी। यानी जिस तरह से कलाओं के प्रति जो कहना चाहिए कि एक नफरत का भाव जो हम लोग आज तालिबानों में देखते हैं, वही नफरत का भाव जो है यूरोपीय लोगों में देखने को मिलता था। यूरोप में कहना चाहिए कि नृत्य का ही एक उदाहरण है, बहुत सारे कलाओं के और दूसरे उदाहरण में मिलेंगे, लेकिन नृत्य का ही एक उदाहरण है। भारत में तो हम जानते हैं कि भरतमुनि का नाट्य शास्त्र था। भारत में हम जानते हैं कि हमारे यहाँ हमारी कल्पना रही कि किस तरह से जो है लास्य और तांडव जो हैं वो और अर्धनारीश्वर और जो कहना चाहिए कि शंकर और पार्वती उनका जो नृत्य वो पूरे हमारे पुराने समय से कल्पना चली आई है, और वो उसमें किसी भी तरह का संकोच है वो नहीं रहा। लेकिन 1581 तक यूरोप में सार्वजनिक मंच पर स्त्री और पुरुष साथ साथ नृत्य नहीं कर सकते थे। 1581 यानी आप समझ लीजिए 16वीं शताब्दी। 16वीं शताब्दी तक उनकी ये स्थिति थी कि स्त्री पुरुष नृत्य नहीं कर सकते थे। अच्छा, फिर यही नहीं कि हम ये सोचें कि उनका जो किसी तरह का इनहिबिशन जो है पुरुष और स्त्री के साथ जो कहना चाहिए कि उनका जो साथ साथ नृत्य करने को लेकर किसी तरह का संकोच भाव हो, उसके स्वयं नृत्य मात्र के लिए उनके यहाँ पर ये विचार चलता था, जो मैंने अपनी पुस्तक देवादिदेव में जो बहुत विस्तार से बताया। तो वो ये कहते थे, उनका जो उनका एक कहना था कि नृत्य जो है, शुरुआती धर्मशास्त्री जो हम पढ़े हैं संत अगस्तीन या तुर्तलियन, उनका मानना था कि नृत्य जो है मूर्ति पूजा, वासना और नरक को आमंत्रित करता है। 1903 में मिडलैंड के फादर सार्टोरी ने अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ डांसिंग सारे ईसाइयों का आह्वान किया था, अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ डांसिंग। जब ईसाइयत ने पैगनों को खत्म किया था और उनकी बहुत सी प्रथाओं परंपराओं को आपत्तिजनक मानकर उसके उन्मूलन को प्राथमिकता दी थी, उसमें से एक प्रथा नर्तन की भी थी। पोप जकारियास जो है 744 ईस्वी में धार्मिक नर्तन को जो चर्च में होने लगे थे
उनकी गरिमा और पवित्रता के प्रतिकूल बता रहे थे। 1894 तक टी.ए. फॉकनर जो है फ्रॉम द बालरूम टू हेल जैसी पुस्तिका प्रकाशित कर रहे थे और कह रहे थे कि अपने धनी माता पिता की एकमात्र निधि सुंदर, पवित्र और अबोध कन्या को ये किसी जो है डांस मास्टर के सामने पेश कर देते हैं। वह एक अजनबी के आलिंगन में आती है और वह लज्जा की ईश प्रदत्त प्रवृत्ति को निरस्त कर इसे जारी रखती है और 3 महीने में वो कन्या बर्बाद हो जाती है। 1758 में बेनेडिक्ट चतुर्दश जो है वो धर्मशास्त्रियों के उस एक मतेन विचार को प्रस्तुत कर रहे थे कि नृत्य पाप की ओर ले चलता और पाप में उलझाता है। उत्तरी अमेरिका के इस्लामिक सर्कल के न्यूयॉर्क चैप्टर के अध्यक्ष जो हैं इमाम जमान खान जो है वो नृत्य को इस आधार पर प्रसिद्ध मानते हैं कि पैगंबर मोहम्मद ने कभी नृत्य नहीं किया, कुरान में कोई नृत्य का उल्लेख नहीं है। ठीक उसी तरह से जीसस के बारे में कहा जाता था कि उन्होंने कभी नृत्य नहीं किया, उसका कोई उल्लेख नहीं। तो चर्च ऑफ द नाजरीन जो है वो एक मेथोडिस्ट प्रतिष्ठान है और वो सभी नृत्य रूपों का विरोध करता था जो आध्यात्मिक विकास से विचलित करते हैं उसके हिसाब से और उचित नैतिक वर्जनाओं और निषेधों को तोड़ते हैं। All forms of dancing detract from spiritual growth and break down proper moral inhibitions and reserve। ये बात कही जाती थी उस समय। तो इसलिए जो है अभी आपको हमको आश्चर्य होता होगा कि 2012 में तालिबानियों ने जब 17 लोगों का सिर काट दिया सिर्फ इसलिए कि वो एक ऐसे समूह में गा रहे थे कि जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों थे। तो हमें ये समझना चाहिए कि वो तालिबानी मानसिकता उन यूरोपीय आक्रमणकारियों के पास भी थी जो इस तरह से नृत्य को देखते थे और मैं बाद में बताऊंगा इस संदर्भ में कि कैसे उसका प्रभाव जो है भारतीय कला पर पड़ा। तो कुल मिलाकर जो मेरे कहने का आशय था वो ये था कि हमें पढ़ाया तो ये जाता है कि यूरोपीय कालखंड जो है वो सभ्यता की प्रगति का एक अनिवार्य चरण था। यानी सिर्फ जो है रुडियार्ड किपलिंग ये नहीं कहते कि श्वेत आदमी का भार था, एक व्हाइट मैन्स बर्डन था, एक जो कहना चाहिए कि जिम्मेदारी आग बढ़ी थी नियति के द्वारा उस पर कि वो जो है काले लोगों को सभ्य बना दे। सिर्फ वही रुडियार्ड किपलिंग की बात नहीं थी। हमारे बुद्धिजीवियों के परम आदरणीय कार्ल मार्क्स जो है वो ये कहते थे कि उपनिवेशवाद जो है इतिहास का अवचेतन उपकरण है, अनकॉन्शियस टूल ऑफ हिस्ट्री। और जो है ये कॉलोनियलिज्म जो है जो कि इतिहास का अनकॉन्शियस टूल है, इसके बारे में अंग्रेज यदि ये कह रहे थे कि वो एक सिविलाइजिंग मिशन का अंग था, तो उसी समय कार्ल मार्क्स जो है ये कह रहे थे, लिख रहे थे कि उत्पादन के सारे साधनों के द्रुत विकास के द्वारा पूंजीवादी बुर्जुआ वर्ग सभी देशों को, सबसे अधिक बर्बर देशों को भी सभ्यता की ओर खींच लेता है। यानी वही जो सिविलाइजिंग मिशन की जो अवधारणा थी उसको कुछ नए आर्थिक शब्दावली के साथ प्रस्तुत करके कह वो वही रहे थे। और आप देखिए कि उनकी पूछा भी यहाँ होती है कार्ल मार्क्स की, और रुडियार्ड किपलिंग जो कि मानते थे कि ये जो उपनिवेश भारतीय हैं ये हाफ डेविल हाफ चाइल्ड है, आधा शैतान है, आधा डेविल है और आधे बच्चे हैं। तो उनकी जंगल बुक को भी लेकर हमारे बच्चों को प्रसन्न करने की कोशिश की जाती रहती है। यह है, इसलिए जो है मुझे लगता है कि हमें उन नैरेटिव्स को जो कि गढ़े गए हैं और यूरोपीय आक्रमण को जो है एक तरह से बताया जा रहा है कि इतिहास की नियति थी और प्रगति की दिशा में जो एक अनिवार्य कदम थे। देखूं मैं तो मैं कह सकता हूं कि यूरोपीय आक्रमणों ने पूरी दुनिया भर में, सिर्फ भारत में ही नहीं, मानव सभ्यता के विकास को कम से कम 1000 से लेकर 2000 साल पीछे ढके। और जब मैं ये कहता हूं तो मैं उन करोड़ों हत्याओं की बात नहीं कर रहा हूं जो कि इन उपनिवेशवादियों ने की, इन यूरोपीय आक्रमणकारियों ने की। मैं उस धन की लूट की भी बात नहीं कर रहा हूं कि जो इन उपनिवेशवादियों के द्वारा किए गए ड्रेन वगैरह जिसकी थ्योरी दादा भाई नरोजे से लेकर हम लोगों ने चलाई है, मैं उसकी भी बात नहीं कर रहा।
मैं उस चीज की बात कर रहा हूं जिसको कला रूपों की हत्या कहा जाता है, जिसे साहित्य की, काव्य की, उनकी हत्या कहा जाता है। जैसे गायत्री स्पिवाक जो है वो एपिस्टेमिक वायलेंस करते हैं, संज्ञानात्मक जो है हिंसा, वो एपिस्टेमिक वायलेंस जो है वो भारत ने और दुनिया भर के सारे उपनिवेशन में होती है। यानी आज हम कहते हैं कि बख्तियार खिलजी जो है वो उसने नालंदा का पुस्तकालय जलाया, विश्वविद्यालय जलाया, औदंतपुरी का जलाया, विक्रमशिला का जलाया, ये हम सब कहते हैं। लेकिन हमें ये भी देखना चाहिए कि ज्ञान के प्रति इतनी ही नफरत का भाव यूरोपियों में भी था। जब ईसाई आक्रमणकारियों ने, कहना चाहिए कि अलेक्जेंड्रिया के पुस्तकालय को जलाया, जिसमें कि 5 लाख से ज्यादा पुस्तकें थी। उस समय तक तो इस्लाम का उदय भी नहीं हुआ था जब वो पुस्तकालय जलाया गया था। तो वो कौन सी सभ्यता थी जो चूंकि इस्लाम आया नहीं था और ईसाई आक्रमणकारी जला रहे थे, तो वो कौन सी सभ्यता थी जो 5 लाख पुस्तकें पैदा कर रही थी? और जो एपिस्टेमिक वायलेंस वहीं से शुरू हो गई थी। फिर उसके बाद देखें तो वो एक क्रम है जो लगातार जारी है इन लोगों के द्वारा। उस तरह का जो कहना चाहिए कि माहौल कि जो आज हम देखते हैं, और मुझे लगता है कि साम्राज्यवाद, आक्रमणवाद या जो है उपनिवेशवाद, जिसे भी हम कहते हैं, उसकी पहली दुश्मनी जो है वो पुस्तकों से होती है। अभी जब सद्दाम हुसैन कि इराक पर अमेरिकी आक्रमण हुआ था, तो सबसे पहली बम वर्षा उन्होंने जो है बगदाद की पब्लिक लाइब्रेरी में की थी। अभी फ्रांस के मार्सेलस शहर में जब वहाँ की सबसे बड़ी पब्लिक लाइब्रेरी को जो है वहाँ आतंकवादियों ने चलाया, तो भी वही बात थी। तो बख्तियार खिलजी की क्या बात करते हैं आप? कभी जुआरेगा ने टेक्सकोको के पुस्तकालय को जलाया है, उसको देखिए। कभी जो है उनके उत्तराधिकारी जो थे बिशप डेलेंडा, उन्होंने युकाटन के पुस्तकालय को जलाया, उसको देखिए। और कैसे उन्होंने नगरवासियों को मजबूर किया था कि वो अपने घर से प्रत्येक पुस्तक को एक नियत चौराहे पे लेके आएंगे ताकि वहां उसका सामूहिक जो है अग्निदाह हो सके। और यही दृश्य जो है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय दिल्ली में, कानपुर में, उत्तर प्रदेश के बहुत सारे क्षेत्रों में, भारत के और दूसरे क्षेत्रों में होते हैं। स्वयं हमारे मध्य प्रदेश में एपिस्टेमिक वायलेंस का जो है बहुत अच्छा उदाहरण मध्य प्रदेश का है। हमारे यहाँ मंडला में रघुनाथ शाह और शंकर शाह, ये 2 लोग आज भी याद किए जाते हैं। उनकी मूर्ति भी बनाई गई है। स्मारक जब मैं उसमें हुआ करता था संस्कृति संचालनालय में, तो वहां भी बनाए हैं। लेकिन वो इस बात का उदाहरण है कि कैसे एक कविता लिखने के कारण पिता पुत्र की इस जोड़ी को जो है 2 दिन के भीतर तोप से उड़ा दिया गया था। कविता जो लिखी गई थी वो काली की थी, काली पर लिखी गई थी, देवी पर। और कविता में यह आह्वान किया गया था कि इन दुष्ट आक्रमणकारियों को माँ यहाँ से हटा दो, भगा दो, इन फिरंगियों को यहाँ से हटा दो। तो न्याय की अवधारणा जो है सभ्य संसार को देने का दावा करने वाले इन मनीषियों के द्वारा उनके घर पे छापा मारा गया। 1857 की बात है, उनके घर पे छापा मारा गया और वो जो है प्रार्थना जो काली से की थी वो बरामद की गई। और जिसने छापा मारा वही एग्जीक्यूटिव था और वही जो है जज भी था। तो उन्होंने जो है लेकर 2 दिन में निर्णय करके उनको से उड़ा दिया। तो इसलिए जो एपिस्टेमिक वायलेंस है इसमें जगह जगह कई रूप हैं और वो इतिहास कभी लिखा ही नहीं गया हमारे ढंग से कि कैसे भारत के जो है ज्ञान विज्ञान को जो है नष्ट किया गया,
जो जिसे ओरिएंटलिज्म के नाम पे वो पूर्वी क्षेत्र कहते हैं, उसके ज्ञान विज्ञान को नष्ट किया गया। और उसके बाद मैकाले जी जो हैं बड़े गर्व से ये कह सके कि ओरिएंटल साहित्य तो जो है वो पश्चिमी जो है किसी लाइब्रेरी में, यूरोप की किसी लाइब्रेरी के एक अलमारी के एक शेल्फ में नहीं आ सकता, ये दावा कर सके क्योंकि वो नष्ट किया उन्होंने उसको। तो उस नाश को जो है देखते हुए यदि हम बात करें, और पूरे दुनिया भर में एक समान पैटर्न मिलता है साहित्य के नाश का, पूरी दुनिया भर में ये पैटर्न मिलता है कि जिस तरह से उन्होंने हमारे विभिन्न जो कहना चाहिए कि महाकाव्य थे, मानवता की जो कहना चाहिए धरोहर थी, उसको नष्ट किया। जैसे मैं उदाहरण दूं टिम्बकटू का, जो माली में, टिम्बकटू को जो है उस समय जो पश्चिमी अफ्रीका का विद्वता केंद्र माना जाता था, और वहां फ्रांसीसियों ने 7 लाख से ज्यादा पांडुलिपियों को नष्ट किया। और उसका नष्ट करने से ये हुआ कि अफ्रीका का उसके इतिहास से संबंध टूट गया, जैसे आज हमारा संबंध अपने इतिहास से जुड़ा हुआ है, अपनी संस्कृति से जुड़ा हुआ है। अल्जीरिया के राष्ट्रीय पुस्तकालय को जो है फ्रेंच मिशनरियों ने जलाया, और उसमें 1,12,000 पुस्तकें थीं और 6 लाख मोनोग्राफ थे। ब्रिटिश और डच ने जो है मलय द्वीप समूह की जो हिकायतें थी, उन हिकायतों को नष्ट किया जिसमें वहां के महाकाव्य दर्श थे। इथियोपिया की 20 पांडुलिपियों का इतालवी जो कब्जे के दौरान विनाश हुआ। फिलीपींस की बायबाइन लिपि में जो कविताएं थी, जो महाकाव्य थे, जो वंशावली दर्ज थी, स्पेनिश मिशनरियों ने उसको नष्ट कर दिया। और बेनिन जो कि पश्चिम अफ्रीका में है, वहां पर ब्रिटेन ने वहां की सारी पुस्तकें नष्ट कर दी। हवाई भाषा के ग्रंथों को अमेरिकी मिशनरियों ने नष्ट किया, और ग्वाटेमाला में जो क्वेचे भाषा ग्रंथ थे वो स्पेनिश कैथोलिक मिशनरीज के द्वारा नष्ट किए गए। तो ये पूरे उदाहरण में इसलिए दे रहा हूँ ताकि ये जो है मान्यता कुछ लोगों के दिमाग में है कि इतिहास को आगे ले गए, आगे नहीं ले गए, उन्हें बहुत पीछे मानवता की प्रगति को जो है कर दिया। तो एक तो ये बात शुरुआत है। दूसरी बात यह है कि जो अंग्रेजी शासनकाल जो आया उसके क्या प्रभाव जो है हमारी कलाओं पर पड़े, उनको जरा हमको ध्यान से देखना चाहिए। हमको देखना चाहिए कि कैसे अंग्रेजों ने जो है, जो वो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स आया था ना डलहौजी का, हड़प नीति, उस हड़प नीति का प्रभाव क्या हुआ। हमारी जो प्रिंसली स्टेट्स थी, हमारी जो रियासतें थी, जिनमें की कलाओं का संरक्षण करने की जो है प्रवृत्ति थी, गुरु शिष्य परंपरा का जहाँ मान होता था, जहाँ घराना परंपरा का मान होता था, वो जो प्रिंसली स्टेट्स हैं उनकी ताकत को खत्म करने का सीधा प्रभाव जो है कला पर हुआ। यानी घराना नाम ही इस बात का सबूत था कि कला जो है वो हमारे लिए एक ऐसी जगह थी जैसे हमारा घर हो, एक ऐसी जगह थी जिसमें हमारी आत्मा का जो है आश्रय पाती हो, हमारी आत्मा का आश्रय हो। तो इसलिए वो घराना था। और ये अंग्रेज जो थे वो तो हमारे समाज, हमारी संस्कृति, हमारे देश के लिए पराये थे, और वो कभी महसूस नहीं कर सकते इस बात को कि वो अपने किसी घर में आए। वो उसी जो है अजनबी तरीके से देखते रहे। वो कॉलोनियल गेज की जो बात की जाती है वो यही थी, देखते थे वो इस तरह से। और उसमें जो है उन्हें हमारी काली देवी जो है वो लगती थी कि ये तो जो है, तो उन्होंने जो शब्द यूज किया उनके लिए दैट स्टम्प ऑफ अ वुमन, ये काली के लिए उनके शब्द थे। और गणेश जी जो है उनको मोटे थुलथुल विकृताकार व्यक्ति की तरह लगते थे। तो उन लोगों के पास वो आंखें ही नहीं थी। वो कॉलोनियल गेज जो है उससे उन्होंने हमारी कलाओं को देखा, और वो जो घराना जो हमारी परंपरा थी और जो वो थी जो कि इनके द्वारा संरक्षण पाती थी हमारे प्रिंसली स्टेट्स के द्वारा, वो सब जो है प्रिंसली स्टेट्स की वीकनिंग के साथ उस डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के कारण जो है वो खत्म होती चली गई। वो रॉयल पैट्रोनेज जो हुआ करता था, जो एक तरह से दरबारी संरक्षण हुआ करता था, जिसके बारे में रीतिकाल में इतनी सारी सब चर्चाएं चलती हैं, वो खत्म हो गया धीरे धीरे।
तंजावुर राज्य में 17वीं 18वीं शताब्दी में देखिए तो तंजौर पेंटिंग्स की बाहर आई, इतना सब। लेकिन फिर जो है अंग्रेजों के द्वारा जो है वो समझौता होता है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत, और फिर यही दरबारी संरक्षण जो है वो खत्म हो जाता है। अब जो कलाकार हैं वो अपनी आजीविका के लिए कॉलोनियल मार्केट ढूंढते हैं। कॉलोनियल मार्केट जब ढूंढते हैं तो फिर वो उसको कमर्शियलाइज करते हैं, तो उसकी प्रवृत्ति में फर्क आ जाता है। वो जो कला का आध्यात्मिक और अनुष्ठानिक जो महत्व था हमारे यहाँ, उसके साथ कंप्रोमाइज किया जाता है। तो अवध के नवाब जो है वाजिद अली शाह, उनको बहुत पॉपुलरली जो है चित्रित किया गया है। हमारे सत्यजीत राय भी उसी कॉलोनियल जो कहना चाहिए कि जो उनका टेक्स्ट है उसी के हिसाब से चलते हैं कि हाँ ये बहुत विलासी थे, और जब आक्रमण हो रहा था तो ये शतरंज खेलते थे वगैरह वगैरह। लेकिन आप ये देखिए कि वो जो वाजिद अली शाह हैं, तमाम बुराइयां होंगी, लेकिन उन्होंने जो है स्वयं नृत्य के बारे में उनका जो ज्ञान था, सभी स्वयं संगीत के बारे में, जो विभिन्न रागों के बारे में जो उनका ज्ञान था, उसको आप किस तरह से उसकी अवहेलना कर सकते हैं। ठीक है कि उन्होंने जो है उसका जो स्पिरिचुअलिटी थी, उसकी जो आध्यात्मिकता थी, वो मध्यकाल में जो है सभी कला रूपों के साथ हुआ कि वो खत्म हो गई, और वो एक तरह से दरबारी फैशन में बदल गई, और जहाँ ईश्वर के समक्ष हम प्रणति करते थे वहाँ जो है वो एक तरह से बादशाह के प्रति प्रणति में परिवर्तित हो गई। लेकिन फिर भी बची गई। यहाँ जो है ये परिणाम हुआ कि वो नष्ट होती गई। अब आप देखिए किशनगढ़ की जो राधा कृष्ण की पेंटिंग्स है, या कांगड़ा की जो है, तो ये सारी जो पेंटिंग्स थी जो फलती फूलती थी, ये उन रियासतों के संरक्षण में। और जब रियासतें कमजोर हुई तो फिर जो है ये तमाम स्थितियाँ पैदा हुई। यहाँ तक कि रियासतों की बात नहीं कर रहा मैं, पश्चिम बंगाल या बंगाल जैसे कहते हैं हम लोग, वहाँ पे जमींदार हुआ करते थे। वो जमींदार जो हैं वो इन कलाओं का संरक्षण किया करते थे, नृत्य का, संगीत का, शास्त्रीय संगीत, कविता, इन सब के बहुत जो है वो। लेकिन जैसे ही 1793 में परमानेंट सेटलमेंट आया, स्थायी बंदोबस्त आया कॉर्नवालिस का, उसके बाद आप देखिए तो एकदम जो है हमारी कलाओं को मिलने वाला वो संरक्षण जो खत्म हो गया। जब कलाओं को दरबारी संरक्षण या शाही संरक्षण मिलता है, शासकीय संरक्षण मिलता है, तब जो है कलाएं फिर भी जो है एक तरह की स्वतंत्रता का निर्वाह कर सकती हैं। लेकिन जब वही संरक्षण खत्म हो जाता है और आपको किसी कॉलोनियल मार्केट पर डिपेंड करना पड़ता है, तो आपकी जो कला की जो स्पिरिट है, कला की जो भावना है, वो बहुत तरीके से जो है कंप्रोमाइज होती चलती है, जो हुआ उस समय। क्योंकि जब स्थायी बंदोबस्त के कारण जमींदारों को बहुत ज़्यादा जो है पैसा और रिसोर्सेज जो हैं वो देने पड़े अपने ब्रिटिश हुकूमत के लोगों को, तो जो है जो कल्चरल स्पेंडिंग थी उनकी वो खत्म हुई, कम हुई। तो उसका प्रभाव जो है, दुष्प्रभाव जो है वो सीधा हमारे इन लोगों ने झेला। फिर जो है एक जो मुझे लगता है कि जो बड़ा नुकसान हुआ है अंग्रेजी आक्रमण का भारत में, वो ये हुआ है कि हमारी जो अपनी जो एस्थेटिक्स थी, हमारी जो अपना सौंदर्य शास्त्र था, उस पर पश्चिमी एस्थेटिक वैल्यूज जो है वो हावी होती चली गई, और वो भारत में लाद दी। यानी अंग्रेज जब आए तो उनको भारतीय कलाएं जो है प्रिमिटिव लगी, आदिम, डेकोरेटिव लगी, सजावटी, और जो है इंफीरियर लगी। हमारे देवी देवता जब उनको इंफीरियर लग रहे थे, तो हमारे जो है कलाओं के साथ तो वो होना ही था। तो जब हमारे देवी देवता उनको आदिम लग रहे थे, तो ये भी कलाओं के साथ ही होना था। मंदिर शिल्प या मिनिएचर पेंटिंग्स जैसे पारंपरिक कला रूपों को या लोक कलाओं को भी अंग्रेजी समय में कोई किसी तरह का इंस्टीट्यूशनल रिस्पेक्ट जिसे कहा जाता है, सांस्थानिक आदर, वो कुछ नहीं मिला। और उसका परिणाम ये हुआ कि जो नए जो कहना चाहिए कि आर्ट एप्रिसिएशन के स्कूल्स स्थापित हुए, कैलकाटा स्कूल ऑफ आर्ट स्थापित हुआ, और इस तरह से उन्होंने पश्चिमी ढंग का जो नेचुरलिज्म था कला में
या पश्चिमी ढंग का जो यथार्थवाद, जो रियलिज्म था उसको प्रमोट किया उन्होंने, बजाय उसके। भारतीय कला के साथ एक ये कहना चाहिए कि आंतरिक जो है बहुत बड़ा जो कहना चाहिए कि इम्बैलेंस या असंतुलन जो है, जो डायरेक्ट रूप से देखें तो भारतीय कलाकृतियों की जमकर लूट हुई। ये एक विलक्षणी बात थी। ये हजारों लाखों आर्ट वर्क जो थे, जो शिल्प थे, जो पांडुलिपियां थी, वो भारत से ब्रिटेन ले जाए। आप देखिए तो आज आप ब्रिटिश म्यूजियम में जाएं, विक्टोरिया म्यूजियम में जाएं, अल्बर्ट म्यूजियम में जाएं, देखेंगे आप कि अकेले ब्रिटिश म्यूजियम में मैं गया था लंदन में, 53,000 जो है मूर्तियां वहां पर भारत से लाई हैं। और भारत से 53,000 इसका मतलब ये नहीं कि जो है दुनिया के दूसरे हिस्सों से भी नहीं लाए। ये लूट की, प्लंडर पर आधारित संस्कृति थी जो आक्रमणकारियों की। तो इजिप्ट से जो है वहां पर लाई हुई 1,30,000 जो है मूर्तियां पड़ी है, और मूर्तियां हैं तो इसका तो समझा जा सकता है कि वो किस संस्कृति ने बनाई। तो वो कई बार जो है वो जब मैं देख रहा था उसको, तो मैंने देखा कहीं एक्नॉलेजमेंट भी नहीं है कि भाई अब ये भारत से लाए हैं, यहाँ से लाए हैं, इजिप्ट से लाए हैं, कोई एक्नॉलेजमेंट भी नहीं है। और जो एक बड़ी दुर्घटना है कि उनको उस कलाकृति का संदर्भ भी नहीं मालूम, उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, उसका महत्व क्या है, वो भी नहीं मालूम है। बड़ी है वहां पर प्रदर्शनी से दर्शक आता है, यूं देखता है, थोड़ी देर बाद आगे बढ़ जाता है उस सट्ट से। तो वो जो स्थिति आई है वो सब इसीलिए कि ये प्लंडर हुआ। आप देखिए तो टीपू सुल्तान की तलवार से लेकर और अमरावती के मार्बल्स तक वहां मिलेगी। आपको जो है वो कहना चाहिए कि जो हमारा जो डायमंड कोहिनूर जो है उसको लेकर, और धार की जो सरस्वती, जिस पर बहुत अच्छा काम जो है विजय मनोहर ने किया है, वो सब जो है वहां पर पड़ी हुई है, और सब अपने स्थानीय संदर्भ से, अपने स्थानीय महत्व से जो है विकसित होकर जो वहां इस तरह से मौजूद है। तो ये एक बड़ी त्रासदी है जो कि मुझे लगती है कि हुआ क्या है। कला हमारे यहाँ वो जीवन में शामिल थी, जीवन के प्रवाह में शामिल थी। कला हमारे लिए एक तरह की सामुदायिकता थी। अब जब आपने, चलो मैं कहता हूं कि बाहर ले गए वो तो अलग ही है, आपने जो दूसरी कला दृष्टि की यहाँ पर कि हमारी कल्चर का म्यूजियमाइजेशन किया, संग्रहालय बनाया। तो दिल्ली का नेशनल म्यूजियम, कलकत्ता का म्यूजियम, चेन्नई का म्यूजियम, वो सब उसी काल के। और हम इस बात के लिए उनको धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने जो है हमारी कलाकृतियों को संग्रह किया। होता यही है, कॉलोनियलिज्म यही करता है कि पहले वो जो है आपको टांगे काट देता है और फिर आपको बैसाखियां थमाता है, और आप जो है उसके टांगे काटना याद नहीं रखते हैं और बैसाखियों को याद रखते हैं कि हाँ देखिए रणतीर, वो आपकी संस्कृति का चेहरा, वो आपके जो है कलाओं का चेहरा जो है तेजाब से बिगाड़ देता है। लेकिन आप तेजाब से बिगाड़ने की याद नहीं रखते उसको, आप उसको धन्यवाद देते हो कि इसने हमारी प्लास्टिक से तो नहीं की। तो वो जो है चीज इस पूरे दौर में हुई, और उसके कारण क्या हुआ कि कला जो है हमारी वो जीवन से कट गई। यानी कोई मूर्ति यदि किसी गांव में थी तो उस गांव में वो जो है उसकी उपयोगिता थी। कहीं गांव में जो है उस मूर्ति को पूजा जाता था, कहीं वो गांव में जो है बीच चौपाल में रहती थी, क्योंकि एक अवधारणा जो है हिंदुओं में चलती थी कि यदि आप इस तरह की मूर्ति है उसको यदि आप घर में ले जाएंगे तो जो है कोई ना कोई आपत्ति आएगी। मैं खुद उसका व्यक्तिगत रूप से साक्षी हूँ उस अवधारणा का। तो मैंने देखा है लोगों के घर में आज भी करती है, तो नहीं ले जाते थे, गाँव में चौपाल में रखे जाते थे। लेकिन वहाँ उस गांव को जो है वो झंझट करती थी वो मूर्ति, उसकी एक जीवंत उपस्थिति। अब आप क्या करते हैं, उसको नेशनल म्यूजियम के नाम पर
स्टेट म्यूजियम के नाम पर या वो लंदन वाले म्यूजियम के नाम पर वहाँ की जो स्थानीयता है, वहाँ की वो जो कहना चाहिए कि संदर्भ संवेदनशील जीवंतता है, वहाँ से उसको निकाल कर ले जाते हैं उन दीवारों में, जिसको आपने म्यूजियम का नाम दिया। और फिर बड़े मजे की बात है, आजकल मैं देखता हूँ ये सब काम सबने किया, यानी जिसको बड़े आदर से हम लोग कहते हैं कनिंघम, सर कनिंघम, उन्होंने वही किया। ब्रिक्स, उन्होंने यही किया। सब यहाँ से मूर्तियां उठा के ले गए। तो ये जो लोग थे जिन्होंने की मूर्तियां जो है हमारी इस तरह से एक संग्रहालय वाली संस्कृति की जो विकसित थी, इन्होंने किया क्या?